को बर्बाद करने वाला राजा बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा देश, वो तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। भले ही तुम हर दिन हरम में ऐश करते और राजकाज से कोई मतलब नहीं रखते। तुमने तो देश के सारे बड़े मामले अपने चहेते मंत्री को सौंप दिए, पर सोचा भी नहीं था कि जो देश तबाह होने वाला था, वो देश धीरे धीरे कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगा। गुस्से में आकर तुमने सीधे सीधे शाही खजाने का सारा सोना चांदी एक भ्रष्ट मंत्री को दे दिया। लेकिन कौन जानता था कि वो सोना चांदी पाकर वजीर के पसीने छूट जाएंगे। उस पल उसे आखिरकार समझ आ गया कि महाराज ने ऐसा कदम क्यों उठाया था। यह उसके लिए आखिरी चेतावनी थी। अपनी गलती का एहसास होते ही वजीर की आंखों में आंसू आ गए और वो महल की तरफ देखने लगा। महाराज, आपने हमेशा मुझ पर भरोसा किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज से ये सेवक पूरी जान लगाकर महाराज की मदद करेगा। अगले दिन जैसे ही तुम्हारी आंख खुली, तुम्हें वजीर के भेजे हुए 9 करोड़ चांदी के सिक्के मिले। ये देखकर तुम्हारे तो होश ही उड़ गए। क्या पुराने जमाने में लेन देन का यही तरीका था? पर मुझे तो देश को बर्बाद करना है, क्योंकि सिर्फ ऐसा करने पर ही सिस्टम तुम्हें मरने देगा, ताकि तुम नीले ग्रह पर लौट सको। मजबूरी में तुम्हें मंत्रियों को शाही दरबार में बुलवाना पड़ा। तुम्हें एक नालायक राजा की तरह कुछ नए नियम बनाने थे, ताकि देश को बर्बादी की ओर ले जा सको। थोड़ी ही देर में दरबार में मौजूद सारे मंत्री तुम्हें हैरानी से देख रहे थे। वही वजीर के चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे पहले से ही सब पता था। वो जानता था कि उसका सोना चांदी मिलने के बाद तुम जरूर कोई कदम उठाओगे। समझदार लोगों को बात करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस वक्त तुम्हें उसके मन की बात कहाँ पता थी। हम शाही खजाने से पैसा खर्च करके राजधानी की मरम्मत करवाना चाहते हैं और साथ ही साथ प्रजा के घरों की भी मरम्मत करवाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही यह बात खत्म हुई, एक मंत्री तुरंत विरोध करने के लिए खड़ा हो गया। महाराज, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। राजधानी की मरम्मत करवाना तो ठीक है, लेकिन शहर में प्रजा के घरों की मरम्मत की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बोलने वाले मंत्री की तरफ एक नजर देखा। यह वो निर्माण मंत्री था जिसे दिवंगत महाराज ने पद दिया था, और वो उन्हें एक वफादार मंत्री भी मानते थे। लेकिन तुम्हें ऐसे ही वफादार मंत्रियों से सबसे ज्यादा नफरत थी, इसलिए तुमने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगा हम तुमसे सलाह ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम निर्माण मंत्री का पद हमसे भी बड़ा हो गया है? ये सुनते ही निर्माण मंत्री का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। इस सेवक की इतनी हिम्मत कहाँ? लेकिन तुम उसे बख्शने के मूड में नहीं थे। आज से इस शख्स को निर्माण मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाता है। हमें ऐसे सर्कश लोग नहीं चाहिए। यह ऐलान होते ही सारे मंत्री डर के मारे घुटनों पर गिर पड़े। महाराज, अपना गुस्सा शांत कीजिए। निर्माण मंत्री का चेहरा तो कागज की तरह सफेद पड़ गया था। सिर्फ वजीर ही अपनी जगह से आगे आया। महाराज, इस शख्स को निर्माण मंत्री के पद से हटाया जा सकता है, लेकिन राजधानी की मरम्मत का काम तो निर्माण मंत्रालय को ही करना होगा। इसलिए कृपया एक नए निर्माण मंत्री को चुन लीजिए। ये सुनते ही तुम्हारी आंखों में एक चमक आ गई। यह वजीर सच में सल्तनत का सबसे बड़ा दीमक है। लगता है वो इस मौके का फायदा उठाकर किसी भ्रष्ट मंत्री को पद दिलवाना चाहता है, ताकि बाद में वो कोई घटिया निर्माण करवा सके। इस तरह देश की ताकत तो जरूर कम होगी। इसलिए तुमने सब पर एक नजर घुमाई और आखिर में तुम्हारी नजर सबसे पीछे खड़े बूढ़े मंत्री हुआंग पेई पर पड़ी। आज से तुम ही निर्माण मंत्री हो। हुआंग पेई वही पूर्व निर्माण मंत्री था जिसे दिवंगत महाराज ने भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाया था। लेकिन तुम्हें तो ऐसा ही वफादार मंत्री चाहिए था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी मंत्रियों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। जिसे अभी अभी पद से हटाया गया था, वो निर्माण मंत्री चिल्लाया, महाराज, ऐसा मत कीजिए। ये तो एक भ्रष्ट मंत्री है जिसे दिवंगत महाराज ने पद से हटाया था। तुमने हाथ के इशारे से उसे अपनी बात पूरी करने से रोक दिया। दिवंगत महाराज का नाम लेकर हम पर दबाव डालना चाहते हो? आज इस तांग सल्तनत के महाराज हम हैं। वहाँ मौजूद लोगों में से सिर्फ वजीर ने ही तुम्हें एक गहरी नजर से देखा और मन ही मन सोचा, ये हुआंग पेई तो इस जमाने का सबसे काबिल इंसान है। अफसोस, इसे किसी दुष्ट इंसान ने झूठे इल्जाम में फंसाकर पद से हटवा दिया था। और जिस शख्स ने झूठा इल्जाम लगाया था, वो मौजूदा निर्माण मंत्री ही है। उसने सोचा था कि ज्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा, पर मुझे क्या पता था कि आप महल में रहते हुए भी इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। और जिसका नाम आपने लिया था, वो हुआंग पेई बड़े उत्साह से आपकी ओर देखते हुए बोला, महाराज, अगर आप निर्माण कार्य पूरा करना चाहते हैं, तो इस सेवक को जो खर्च चाहिए वो आम परियोजनाओं से 10 गुना ज्यादा होगा। महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप तब भी इस बूढ़े सेवक को निर्माण मंत्री बनाए रखेंगे? लेकिन उसे क्या पता था कि आपकी आंखों में एक मुस्कान चमक जाएगी। ये हुआंग पेई इतने पैसे मांग रहा है, यकीनन इसका इरादा भ्रष्टाचार करने का है। और आपको इस वक्त ऐसे ही दीमकों की जरूरत थी, इसलिए आपने शांत भाव से कहा, पैसे कैसे खर्च करने हैं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें सिर्फ नतीजों से मतलब है। और हाँ,
वजीर को निर्माण मंत्री की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। एक धोखेबाज वजीर और ऊपर से एक बड़ा दीमक, इस चाल के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। कुछ देर बाद जैसे ही मंत्री एक एक करके ताइजी हॉल से जाने लगे, आप अपने दिल की खुशी को और नहीं दबा पाए और महान तांग के बारे में कल्पना करने लगे। उस दिन की जब आपका साम्राज्य ब्लू स्टार पर वापस लौटेगा, उसी समय हुआंग पेई अपनी हवेली वापस नहीं गया बल्कि वजीर की हवेली पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि महाराज अचानक उस पर इतने मेहरबान क्यों हो गए, लेकिन वजीर से बात करने के बाद वो महाराज की इच्छा को पूरी तरह से समझ गया। फिर उसने उत्साह से महल की दिशा में झुककर प्रणाम किया। हाँ वजीर साहब, महाराज के राजधानी और आम लोगों के घरों को फिर से बनवाने का मकसद क्या है? मेरे ख्याल से महाराज के दो मकसद हैं। पहला, दरबार के वफादार मंत्रियों को ये संकेत देना कि महाराज सारी शाही सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। दूसरा और सबसे जरूरी मकसद है लोगों का दिल जीतना। वजीर साहब, आप वाकई इस युग के महान ज्ञानी हैं। तो फिर अब मुझे महाराज का सहयोग कैसे करना चाहिए? जब महाराज ने कहा है कि खर्च की परवाह नहीं करनी, तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि काम अच्छी गुणवत्ता के साथ जल्दी से पूरा हो। मैं एक नई तरह की निर्माण सामग्री के बारे में जानता हूँ जो न सिर्फ जल्दी जम जाती है बल्कि बहुत ज्यादा मजबूत भी है। तुम लोग इस सामग्री का इस्तेमाल करो और मदद के लिए शाही रक्षकों को भी बुला लो। कोशिश करो कि सारा काम एक हफ्ते के अंदर पूरा हो जाए। कुछ देर बाद आपने अपने सामने शाही रक्षकों को तैनात करने का अनुरोध कर रहे हुआंग पेई को देखा। ये हुआंग पेई तो पूरा खून चूसने वाला है। यह आम जनता का शोषण करने की तैयारी में है, लेकिन उसे जनता के विद्रोह का भी डर है, इसलिए उन्हें दबाने के लिए वो आपसे शाही रक्षकों को तैनात करवाना चाहता है। ये सोचकर आपने आह भरी, वाह, ये काम तो ये धोखेबाज मंत्री ही कर सकते हैं। इसलिए आपने शाही रक्षकों को तैनात करने का सैन्य प्रतीक सीधे उसे दे दिया। आपके इस काम से हुआंग पेई इतना भावुक हो गया कि वो लगभग आपके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने ही वाला था। उसकी यह हालत देखकर आपको घिन आई और आपने जल्दी से हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। और इस तरह पूरे चांगओन शहर में बड़ा निर्माण कार्य जोर शोर से शुरू हो गया। उसी समय एक आम घर के अंदर डोंगई देश के कुछ लोग जासूस धीमी आवाज में साजिश रच रहे थे। बड़े भाई, इस महान तांग के महाराज का क्या मतलब है? वो बिना किसी वजह के पूरे शहर में दीवारें और घर क्यों बनवा रहे हैं? लेकिन बालू खुद भी सोच सोचकर यह समझ नहीं पा रहा था। वो मन ही मन आपके इस कदम के पीछे के इरादे का अंदाजा लगाता रहा। सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि महान तांग के डोंगई देश में जासूस हैं और उन्हें जल्द ही महान तांग पर हमला करने की हमारी योजना के बारे में पता चल गया है, इसीलिए आपने शहर की दीवारें बनवाने का आदेश दिया है। धत तेरे की, आखिर डोंगई देश में गद्दार कौन है? इस बारे में जानने वाले सभी लोग डोंगई देश के उच्च अधिकारी हैं। फिर उसने अपना अंदाजा अपने कुछ करीबी साथियों को बताया। ये सुनकर एक मोटे आदमी ने कहा, बड़े भाई, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? शायद महान तांग का महाराज नाकारा है और अपने देश को बर्बाद करना चाहता है। इसके जवाब में बालू ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। अगर तुम एक नाकारा राजा होते तो क्या तुम इतने नाकारा होते कि बेशुमार पैसा खर्च करते, पैसों से शहर और घर बनाए? ये बात सुनते ही बाकी के लोग भी सहमति में सिर हिलाने लगे। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जल्दी से डोंगई देश लौटकर अपनी सेना को तैयार करो। पहले उन शक के घेरे में आए बड़े अधिकारियों को मार डालो। 2.5 दिन और बीत गए। इस समय तुम अपने महल में थे और तुम्हारे चेहरे पर उत्साह था, क्योंकि आज सिस्टम देश की शक्ति का हिसाब करने वाला था। तुम्हारे पास अब बस 1-2 साल की ही जिंदगी बची थी। बस देश की 120 पॉइंट शक्ति और कम हो जाए तो तुम अपने नीले ग्रह पर वापस जा सकोगे। लेकिन तभी सिस्टम ने तुम्हें अचानक बताया कि महान तांग साम्राज्य की शक्ति 10 पॉइंट बढ़ गई है। मेजबान को इनाम में 10 साल की जिंदगी मिलती है। ये सुनते ही तुम पूरी तरह से सन्न रह गए। मैं देश को इस हद तक बर्बाद कर चुका हूँ, फिर भी यह शक्ति क्यों बढ़ रही है? और जब तुमने देखा कि देश की शक्ति किन चीजों में बढ़ी है तो तुम्हारा सिर ही चकरा गया। तकनीक, रक्षा, अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन, सब कुछ बेहतर हो गया था। और ये दुश्मन देश को चौंकाना क्या भला है? तुमने अपना सिर हिलाया और शांत होने की कोशिश की। ये झटका बहुत बड़ा था। नहीं, कल सुबह दरबार में मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा। अगर मुझे पता चला कि कौन सा वफादार मंत्री मेरा काम बिगाड़ रहा है तो मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। अगले दिन सुबह दरबार में जैसे ही तुम देश की शक्ति बढ़ने के बारे में पूछने वाले थे, वजीर अचानक खड़े हो गए। महाराज, मुझे एक बात कहनी है। उन्हें देखकर तुम्हें थोड़ी राहत मिली। तुमने उम्मीद की कि यह चापलूस देश को बर्बाद करने वाली कोई अच्छी खबर सुनाएगा, लेकिन अगले ही पल वजीर ने कहा कि राजधानी का निर्माण पूरा हो चुका है और तुम्हारे कई कामों की तारीफ भी की। ये सुनकर तुम तो जैसे पत्थर के बन गए।
आखिरकार तुम समझ गए कि देश की शक्ति क्यों बड़ी थी। लेकिन वजीर और हुआंग पेई तुम्हारे हैरान चेहरे को देख रहे थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। लगता है महाराज बहुत खुश हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तुम हुआंग पेई को घूरने लगे। मंत्री हुआंग, मुझे लगता है कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 एकड़ उपजाऊ जमीन देता हूँ। अपने घर वापस लौट जाओ और आराम से अपनी बची हुई जिंदगी जियो। जब हुआंग पेई ने सुना कि तुम उसे घर खेती करने के लिए भेज रहे हो तो वो चौंक गया। वो तो बस 40 साल से कुछ ज्यादा का था और पूरी तरह से जवान था। लेकिन जब उसने मदद के लिए वजीर की तरफ देखा तो वजीर ने उसे हल्का सा सिर हिलाकर हाँ कहने का इशारा किया। इसलिए हुआंग पेई तुरंत घुटनों पर बैठकर हुक्म मानने को तैयार हो गया। ये देखकर तुमने राहत की सांस ली। फिर तुमने शांति से कहा, हम सेना को भेजना चाहते हैं ताकि दुनिया को हमारे महान तांग साम्राज्य की ताकत का पता चले। मेरे प्यारे मंत्रियों, तुम सब क्या सोचते हो? इस नाकामी के बाद तुमने सोच लिया था सिर्फ कोई बड़ा और कठोर कदम उठाकर ही तुम कम समय में महान तांग को तबाह कर सकते हो, जैसे कि एक बहुत महंगी जंग लड़ना एक अच्छा तरीका होगा। किसे पता था कि तुम्हारी बात सुनते ही पूरे दरबार में खलबली मच जाएगी। महाराज, ऐसा हरगिज मत कीजिएगा। महान तांग की अभी जो हालत है उसमें हम एक जंग का खर्च नहीं उठा सकते। लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम ये सब सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे। जब तुम सब कह रहे हो कि यह नहीं हो सकता, इसका मतलब ये जरूर हो सकता है। ठीक उसी समय वजीर खड़े हुए। महाराज, मैं आपसे एक सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि महाराज इस बार किस देश पर हमला करने वाले हैं और उसकी वजह क्या होगी? ये सुनकर तुमने सोचा और तुम्हारी त्योरियां चढ़ गयी। ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर छोड़ो, कोई भी एक चुन लेता हूँ। हम डोंगई देश पर हमला करेंगे। और जहाँ तक वजह की बात है, मुझे याद है पिछले साल जब पूर्वी ये देश के दूत आए थे तो उन्होंने दरबार में पहले अपना बायां पैर रखा था और हमारा महान तांग साम्राज्य हमेशा से ही दाएं को सम्मान देता आया है। इस तरह का बर्ताव हमारा घोर अपमान है। ये बात सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया। सभी मंत्री यह याद करने लगे कि उन्होंने दरबार में पहले कौन सा पैर रखा था। यह नजारा देखकर वजीर आजम थोड़े लाचार महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपका साथ देने का फैसला किया। जैसे ही बाकी अधिकारी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, सेनापति न्यू लेई अचानक आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, मैं सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। पर हैरानी की बात ये थी कि आपने हाथ हिलाकर मना कर दिया। मजाक कर रहे हो? मैं तो तांग साम्राज्य की ताकत को कमजोर करना चाहता हूँ। भला मैं एक तजुर्बेकार सेनापति को कैसे भेज सकता हूँ? इसके बाद आपने चारों ओर नजर घुमाई और अचानक दरबार के दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजे पर पहरा दे रहे सिपाही, फौरन अंदर आओ। आपकी आवाज सुनकर उस आम सिपाही का चेहरा हैरानी से भर गया। फिर वो हिम्मत जुटाकर दरबार के अंदर आया। सेवक हान यू महाराज को प्रणाम करता है। ये देखकर आपने धीरे से सिर हिलाया। हमने अब पूर्वी ही देश पर हमला करने के लिए सेना भेजने का फैसला किया है। तुम ही सेना का नेतृत्व करोगे। ये कहने के बाद आप मन ही मन खुश हुए। इस बार तो तांग साम्राज्य की ताकत जरूर कम होगी। एक आम सिपाही को सेनापति बनाकर अगर हम फिर भी जीत गए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। वहीं दूसरी ओर ये जानकर कि सेनापति कौन है, सभी अधिकारी हैरान रह गए। वे सब वजीर आजम की ओर देखने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि वो आपको रोक लेंगे, लेकिन वजीर आजम ने आपको रोकने की कोशिश तो दूर, उल्टा आपसे कुछ और बातें पूछने लगे। महाराज, इस हमले के लिए आप कितने सैनिक भेजने का इरादा रखते हैं? इस सवाल ने आपको उलझन में डाल दिया। मैंने कभी कोई जंग नहीं लड़ी, मुझे क्या पता, इसलिए आपने बस हाथ हिलाकर कह दिया, जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। और बस इसी तरह सभी अधिकारियों के लिए वो सुबह की सभा बहुत निराशाजनक रही। लेकिन आप बड़े अच्छे मूड में अपने महल लौट आए। आप साम्राज्य की ताकत के कमजोर होने का इंतजार करने लगे और कुछ ही समय बाद वजीर आजम के महल में एक घबराए हुए हुआंग पेई ने वजीर आजम से बार बार पूछा, महाराज ने बिना किसी वजह के मुझे मेरे पद से क्यों हटा दिया? पर वजीर आजम के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। महाराज चाहते हैं कि तुम घर जाकर खेती करो। क्या तुम इस बात का असली मतलब समझते हो? ये सुनकर हुआंग पेई हैरान रह गया। मेरा पद छीन लिया गया है, घर जाकर खेती करो का और क्या मतलब हो सकता है? लेकिन वजीर आजम ने अपने हाथ पीछे किए, अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, तुम्हें याद है कि तुम्हारा गृहनगर गुआनझोंग इलाके में है और गुआनझोंग इलाके को देश का अन्न भंडार भी कहा जाता है। ये सुनते ही हुआंग पेई की आंखें फटी की फटी रह गईं। कहीं महाराज ये तो नहीं चाहते कि? ये देखकर वजीर आजम ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। महाराज चाहते हैं कि तुम पहले गुआनझोंग इलाके को संभालो ताकि भविष्य में दूसरे देशों पर जीत हासिल करने के लिए वो एक मजबूत नींव बन सके। महाराज का तुम पर इतना भरोसा देखकर तो मुझे भी तुमसे थोड़ी जलन हो रही है। ये सुनकर हुआंग पेई झेपते हुए मुस्कुराया, लेकिन फिर उसे कुछ और याद आया।
तो फिर महाराज ने यह बात सीधे सीधे क्यों नहीं कही? वजीर आजम ने लाचारी से सिर हिलाते हुए कहा। कौन सा महान और रणनीतिकार सम्राट अपने सारे पत्ते खोलकर रखता है? महाराज तुम्हें अपना छुपा रुस्तम बना रहे हैं। ये सुनते ही हुआंग पे उत्साह से कांपने लगा। लेकिन वजीर आजम साहब, मुझे एक और बात समझ नहीं आई। महाराज ने एक आम सिपाही को सेनापति क्यों बनाया? ये सुनकर वजीर आजम रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए। यही तो महाराज की पारखी नजर का कमाल है। क्या तुम इतिहास के महान सैन्य रणनीतिकार हान शिन के बारे में जानते हो? वो हान यू उसी हान शिन का वंशज है। उसी समय हान यू बड़े उत्साह के साथ अपने घर लौटा। आखिरकार उसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल ही गया। महाराज को शुरू से ही मेरे बारे में पता होगा, वरना वो भला एक आम सिपाही को सेना की कमान कैसे सौंप सकते हैं? कोई देश बर्बाद करने वाला बेवकूफ राजा भी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए उसने घर के अंदर जोर से आवाज लगाई, बेगम, जल्दी से मेरी मदद करो और युद्ध नीति की सारी किताबें बाहर निकालो। मुझे उन्हें एक एक करके दोबारा पढ़ना है। और दूसरी तरफ शाही अध्ययन कक्ष में नपुंसकशु ने आदर से एक याचिका दी। ये प्रधानमंत्री ने पहले भेजी थी। तुमने याचिका ली और अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ ली। चूंकि यह मेरे अच्छे भाई ने भेजी है तो मैं इस पर एक नजर डाल लेता हूँ। लेकिन जैसे ही तुमने उसे खोला, तुम घने अक्षरों के ढेर से चौंक गए। उस पर अभियान के लिए जरूरी चीजों की लिस्ट थी। तुमने बस 2 नजरें ही डाली। तुमने उसे एक तरफ फेंक दिया और फिर अपने सामने खड़े यूनुकशु से कहा, तुम जाकर प्रधानमंत्री से कहो कि वो जैसा चाहे वैसा करे। यह अच्छा साथी बहुत ज्यादा ही विनम्र है। क्या ये सिर्फ सेना के फंड में कटौती करने के बारे में नहीं है? इतने सारे शब्द लिखकर मुझे दिखाने की क्या जरूरत थी? और इसी तरह जल्द ही फिर से देश की ताकत का हिसाब करने का दिन आ गया। इस दौरान सैन्य गतिविधियों के कारण देश की ताकत 10 अंक घट गई। उसी समय तुम्हारी उम्र भी 1 साल कम हो गई। जब तुम युद्ध शुरू होने की कल्पना कर रहे थे और महान तांग की बुरी तरह से हार के सीन की कल्पना कर रहे थे, तभी तुम्हारे बगल में खड़े यूनुकशु ने अचानक तुम्हें याद दिलाया, आज पूर्वी अभियान की सेना के निकलने का दिन है। आपको सैनिकों को प्रेरित करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाने की जरूरत है। तो तुम तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार सैनिकों का हौसला बढ़ाने के बाद सेना तुरंत निकल सकती थी। कुछ देर बाद सैनिक छावनी के अंदर 1 लाख सैनिक टेढ़े मेढ़े खड़े थे। कुछ तो अपने हथियार भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहे थे। यह नजारा देखकर प्रधानमंत्री ने भौहें सिकोड़ ली। जनरल हान, क्या इतनी जल्दी निकलना जरूरी है? सेना की मौजूदा हालत को देखते हुए मुझे डर है कि जीतना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हान यू ने अपना सिर हिलाया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दुनिया महाराज को गलत समझे। हमें जल्दी से एक जंग जीतनी होगी, तभी हम साबित कर पाएंगे कि महाराज का फैसला सही था। जहाँ तक सेना की हालत का सवाल है, मुझे याद है कि रास्ते में बहुत सारे डाकू हैं। हम इन डाकुओं का इस्तेमाल लड़ाई के जरिए सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए करेंगे। जब तक हम पूर्वी सीमा पार करेंगे, तब तक वे तैयार हो जाएंगे। ये सुनकर प्रधानमंत्री ने हान यू को गहरी नजर से देखा। वाकई हान शिन के वंशज होने के लायक हो। जैसे ही हान यू कुछ और कहना चाहता था, तुम अचानक पीछे से आ गए। और जैसे ही तुमने कैंप में कदम रखा, तुमने सेना की बिखरी हुई और अस्त व्यस्त हालत देखी। लेकिन अजीब बात यह थी कि तुम्हें गुस्सा भी नहीं आया, बल्कि तुम्हारी आंखों में इस नजारे को देखकर खुशी भरी हुई थी। एक पूरी तरह से अस्त व्यस्त सेना और साथ में एक आम सैनिक कमांडर के तौर पर इस बार हार तो पक्की है। हान यू ने तुम्हें देखा और सेना की हालत के बारे में बताने के लिए आगे आने ही वाला था, लेकिन तुमने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। जब मैंने कह दिया है कि सेना की पूरी जिम्मेदारी जनरल हान की है, तो मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। ये सुनकर हान यू की आंखें भर आईं। सम्राट मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। फिर तुम सैनिकों की तरफ मुड़े और जोर से पूछा, क्या तुम्हें इस पूर्वी अभियान में भरोसा है? ये सुनकर सैनिक बस एक दूसरे को घूरने लगे। फिर तुमने उनकी तरफ हाथ हिलाकर कहा, सच बोलो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। ये सुनकर सभी सैनिक चिल्लाने लगे, कोई भरोसा नहीं है। फिर वे तुम्हारा उपदेश सुनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तुम्हारे अगले शब्दों ने सबको चौंका दिया। मैं यही चाहता था कि तुम लोगों में कोई भरोसा न हो। ये कहकर तुम मुड़े और बड़े बड़े कदमों से चले गए। ये देखकर हान यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये सच में हमारा हौसला तोड़ने के लिए नहीं आए थे? लेकिन प्रधानमंत्री ने शांत भाव से हान यू की तरफ देखा। तुम सिर्फ एक आम सैनिक के परिवार से हो, इसलिए ये सैनिक आसानी से तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। महाराज उनका हौसला पूरी तरह से तोड़ रहे हैं, ताकि तुम इसे फिर से खड़ा कर सको और सेना को आसानी से संभाल सको। ये सुनकर हान यू ने चुपके से अपनी मुठियां भींच लीं। इस लड़ाई में उसे महाराज के लिए नाम कमाना ही होगा। और उसी समय दोंगई देश में बालू खून से भरी आंखों से अपने सामने मौजूद लोगों को घूर रहा था। जल्दी बताओ, तुम में से कौन महान तांग सम्राट का भेजा हुआ जासूस है? लेकिन सभी बड़े अधिकारी उलझन में दिख रहे थे। उनमें से एक ने आखिरकार पूछ ही लिया,
हम सब डोंगई देश के बड़े अधिकारी हैं। बालू, तुम बकवास मत करो। तो फिर तुम लोग मुझे बताओ, जैसे ही हमने महान तांग के खिलाफ सेना खड़ी करने का फैसला किया, महान तांग सम्राट ने तुरंत एक शहर बनाने का आदेश दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि महान तांग सम्राट बोर हो गए हों? क्या वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं? शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। ये सुनकर बालू ने ध्यान से सोचा, क्या सच में मैंने जल्दबाजी कर दी? जब वो कुछ और कहना ही चाहता था कि एक छोटा सैनिक अचानक एक खुफिया खत लेकर अंदर आया। तभी बालू ने वो खुफिया खत लिया और उसे देखा। उसका चेहरा फौरन बदल गया। तुम लोग अभी भी कहते हो कि कोई गद्दार नहीं है? महान तांग सम्राट ने तो 1 लाख की सेना खड़ी कर दी है मेरे पूर्वी ये देश पर हमला करने के लिए। इतना कहकर बालू ने गुस्से से बड़े अधिकारियों की प्रतिक्रिया देखी, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद उसने पाया कि वे सब ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। ये सोचकर कि महान तांग सम्राट इतने छुपे रुस्तम हैं, यहाँ तक कि उनके जासूस भी इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। अचानक बालू ने पीछे की ओर हाथ हिलाया और तुरंत कमरे में काले कपड़ों वाले लोगों का एक झुंड घुस आया। यह नजारा देखकर बड़े अधिकारियों को होश आया। बालू, तुम साफ साफ बगावत करना चाहते हो और इतनी सारी फालतू की बातें कर रहे हो। लेकिन अगले ही पल ये सारी गालियां अचानक बंद हो गयी। बड़े अधिकारियों से निपटने के बाद पास खड़े एक छोटे सैनिक से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा, जनरल बालू, हम सीमा पर बने शहर की रक्षा कैसे करेंगे? मेरा हुक्म सुनाओ। पूर्वी ही देश की सीमा से पूरी सेना पीछे हट जाए। इतना कहकर बालू ने महान तांग की दिशा में देखा। अब सीमावर्ती शहर में जरूर अंदर से मदद करने वाले जासूस होंगे, लेकिन अफसोस पूर्वी ही देश में मेरे जैसा मशहूर जनरल बालू भी है। महान तांग सम्राट, तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। कुछ समय बाद दोनों देशों की सीमा पर हान यू ने अपने चारों ओर जोश से भरे सैनिकों को देखा। उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। रास्ते भर डाकुओं से लड़ने के बाद उसने सफलतापूर्वक सेना को फिर से संगठित कर लिया था। हालांकि अपने सामने विशाल शहर के दरवाजे को देखते हुए उसका मन थोड़ा भारी हो गया। इसलिए उसने एक आदमी को अंदर घुसकर दुश्मन की स्थिति का पता लगाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद जासूस वापस आया। जनरल हान यू को रिपोर्ट कर रहा हूँ। शहर के अंदर कोई सैनिक नहीं है। ये बिल्कुल एक खाली शहर जैसा है। लेकिन हान यू की भौहें और भी तन गईं। मशहूर जनरल बालू इस शहर का महत्व जरूर जानता होगा। वो इतनी आसानी से ये शहर कैसे छोड़ सकता है? कहीं ये खाली शहर की चाल तो नहीं? लेकिन जल्द ही अगली टुकड़ी ने दुश्मन के एक अकेले सैनिक को पकड़ लिया और उससे पता चला कि बालू ने आदेश दिया था कि महान तांग की सेना आ रही है और शहर के अंदर महान तांग सम्राट के भेजे हुए जासूस हैं। इसलिए उसने सीधे पूरी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। ये सुनकर हान यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो इसका मतलब है कि महाराज ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। जासूस अड्डे के तौर पर सीमावर्ती शहर पर कब्जा करने में मेरी मदद करेंगे। इसका मकसद है कि मैं अपनी युद्ध क्षमता को बचाए रखूं और फिर आगे बढ़कर पूरे पूर्वी ये देश पर कब्जा कर लूं। उसी समय महल में आप इस हफ्ते की राष्ट्रीय शक्ति की जांच कर रहे हैं, लेकिन जब आपने राष्ट्रीय शक्ति का सूचकांक देखा तो आपका चेहरा फौरन पीला पड़ गया। महान तांग की राष्ट्रीय शक्ति 15 पॉइंट बढ़ी। मेजबान को 15 साल की उम्र का इनाम। ये देखकर आप बेहद गुस्से में हैं। ये इलाका बढ़ाने के लिए मिले 5 पॉइंट का क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्वी अभियान वाली सेना जीत गई? लेकिन अगले ही पल आपने इस अंदाजे को खारिज कर दिया उन निकम्मों की टोली के साथ। अगर वे अभी भी इलाका बढ़ा सकते हैं तो मैं सीधे इस मेज को ही खा जाऊंगा। लेकिन जब ये पूर्वी अभियान वाली सेना नहीं हो सकती तो यह जरूर सीमा की रखवाली करने वाली सेना होगी। तो आपने हाथ के इशारे से जू गोंगो को बुलाया। अब सीमा की कमान किसके हाथ में है? महाराज, फिलहाल पश्चिमी रक्षक राजा वहाँ की रखवाली कर रहे हैं। ये सुनकर आपका दिल टूट गया। पश्चिमी रक्षक राजा, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई हो। और इस समय महान तांग की पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी रक्षक राजा अपने सामने खड़े सलाहकार को शातिर नजर से देख रहे थे। अब हमारे सभी लोग और हथियार पूरी तरह से तैयार हैं। अब अपना सिंहासन वापस लेने का समय आ गया है। लेकिन तभी सलाहकार ने सलाह दी, महाराज, जल्दबाजी मत कीजिए। अभी हमें बस पूर्वी अभियान की सेना के हारने का इंतजार करना है। अब शहंशाह की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस वक्त हमारा बगावत करना ही सही होगा। ये सुनकर पश्चिम के राजा ने सिर हिलाया। वो अपने सलाहकार की शानदार योजना की तारीफ करने ही वाले थे कि एक सैनिक तेजी से अंदर भागा आया। महाराज, पूर्वी अभियान के शुरुआती नतीजे आ गए हैं। ये देखकर पश्चिम के राजा खुश हो गए। सच में किस्मत भी मेरे साथ है। फिर उन्होंने तुरंत युद्ध की रिपोर्ट ली और उस पर एक नजर डाली। उसे देखते ही वो गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। उस पर लिखा था, हान यू ने बिना एक भी सैनिक खोए डोंगई के सीमावर्ती शहर पर कब्जा कर लिया है।
दूसरी तरफ शाही अध्ययन कक्ष में शहंशाह बड़े बेमन से जनरल न्यू लेई से मिल रहे थे। महाराज, मुझे अभी अभी एक खबर मिली है। पश्चिम के राजा बगावत करने का इरादा रख सकते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सुनकर खुश हो जाएंगे। मेरा वो बदमाश बड़ा भाई सच में बगावत करना चाहता है? क्या उसने अपनी सरहदें सिर्फ सेना पालने और ताकत बढ़ाने के लिए ही फैलाई थी? बहुत बढ़िया, बगावत करना तो अच्छी बात है। मुझे ऐसे ही बड़े भाई पसंद हैं, पर ये भाई भी कमाल के हैं। पहले ही बता दिया होता कि तुम बगावत करने वाले हो तो अच्छा होता, लेकिन फिर आपने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मेरा अच्छा भाई अब तक बगावत क्यों नहीं कर रहा है? क्या उसे लगता है कि वो अभी भी बहुत कमजोर है? नहीं, मुझे इस अच्छे भाई की मदद करनी होगी। पहले तो सेना जुटाने वाली बाग मुहर भाई को दे देता हूँ, और तो और उसके पास काबिल लोगों की भी थोड़ी कमी है। मुझे उन वफादार मंत्रियों को उसकी मदद के लिए भेजना होगा। और न्यू लेई आपको इस तरह सोचते हुए देखकर मान बैठा कि आप जवाबी कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो सलाम करके चला गया। उसके बाद आप अपने शाही कमरे में लौट आए। आपने चुन चुनकर करीब 50 वफादार मंत्री निकाले। तभी आपको अपने हाथ में सूची देखकर अचानक सब समझ आ गया। तभी तो मेरी देश को बर्बाद करने की इतनी कोशिशें बेकार जा रही हैं। तो ये 50 बेवकूफ मेरे काम में अड़ंगा डाल रहे थे, इसलिए आपने सीधे आदेश दिया कि इन सभी लोगों को पश्चिम में भेज दिया जाए। कुछ ही देर में महल की यह खबर बाहर फैल गई। अपने तबादले की खबर सुनकर वो 50 लोग पूरी तरह से चौंक गए। पीठ पीछे सब तांग शहंशाह को एक मूर्ख और देश बर्बाद करने वाला शासक कहकर कोस रहे थे, जिसे वफादार मंत्रियों की पहचान नहीं है। उसी समय वजीर के महल में कई गुणी और काबिल मंत्री एक साथ जमा थे। उनमें से वजीर ने धीरे से कहना शुरू किया, अब आप सब महाराज के असली इरादे को समझ गए होंगे। ये सुनकर सभी अधिकारियों ने उत्साह से सिर हिलाया। उन्हें लगा था कि शहंशाह निकम्मे और नाकारा हैं, पर उन्हें क्या पता था कि यह सब आपका नाटक था, वरना इस बार के तबादले में सारे असली गद्दार मंत्री कैसे हटा दिए जाते। वो मंत्री वही लोग हैं जो स्वर्गीय शहंशाह के राज में सबको धोखा देते थे और जिन्हें स्वर्गीय शहंशाह वफादार मंत्री कहते थे। दूसरी ओर तांग साम्राज्य की पश्चिमी सीमा पर तेज घोड़ों की सवारी के बाद बाग मुहर जल्द ही पश्चिम के राजा के महल में पहुंचा दी गई। लेकिन जैसे ही पश्चिम के राजा ने सेना जुटाने वाली बाग मुहर देखी, उनके पसीने छूट गए। शहंशाह का क्या मतलब है? वो जानते हैं कि मैं बगावत कर रहा हूँ, फिर भी उन्होंने सेना जुटाने वाली बाग मुहर मुझे दे दी। इसलिए उन्होंने तुरंत दालियांग के सबसे बड़े सलाहकार को बुलवाया, और जब गुओ शू ने बाग मुहर देखी तो उनके दिल में भी खलबली मच गई। महाराज, ये चीज आपके हाथ में कैसे आए? पश्चिम के राजा ने अजीब ढंग से उसे इसके आने की कहानी बताई। सुनने के बाद गुओ शू का चेहरा हैरानी से भर गया। ये कैसा मजाक है? शहंशाह बिना किसी वजह के भला क्यों बाग मुहर महाराज को भेजेंगे, और वो भी एक ऐसे महाराज को जो बगावत करने ही वाले हैं। इसके उलट पश्चिम के राजा लालच भरी नजरों से हाथ में रखी बाग मुहर को देख रहे थे। गुओ शू, तुम ही बताओ, क्या हम इस बाग मुहर के सहारे सीधे बगावत कर सकते हैं? शहंशाह, उन्होंने खुद ये बाग मुहर आपके हाथों में भेजी है महाराज। क्या आपको लगता है कि वो आपकी बगावत से डरेंगे? पश्चिम के राजा को अचानक होश आया। हाँ, बात तो सही है। अगर शहंशाह ने बाग मुहर भेजने की हिम्मत की है तो शायद उन्होंने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा है। अगर मैंने बगावत करने की हिम्मत की, लगता है जल्द ही मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। आखिरकार सम्राट ने चुपचाप ही पूर्वी ये के सीमावर्ती शहर में जासूस भेज दिए थे, जिससे पूर्वी ये राज्य की युद्ध करने की हिम्मत नहीं हुई, और उन्होंने सीधे अपनी सेना वापस बुला ली। क्या पता मेरे आसपास भी सम्राट के जासूस हों और मेरी हर एक हरकत उनकी नजरों में है। ये सोचकर राजा झेंशी ने तुरंत गुओ शू से पूछा, तुम्हें क्या लगता है सम्राट का असली मतलब क्या है? लेकिन गुओ शू की नजरें उस बाग ताबीज पर टिकी थीं। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि यह सम्राट की तरफ से आपके लिए एक चेतावनी है महाराज। इसका मतलब है कि वो भाईचारे का लिहाज कर रहे हैं। वो आप पर हाथ नहीं उठाना चाहते और चाहते हैं कि आप अपनी हद में रहें, बगावत के बारे में सोचना छोड़ दे। साथ ही ये सम्राट की तरफ से आपको दिया गया एक विकल्प भी है कि आप राजा बने रहना चाहते हैं या एक बागी बनना चाहते हैं। राजा झेंशी यह सुनकर सन्न रह गए। फिर जैसे कि वो हार मानने को तैयार न हो, उन्होंने पूछा, अगर हम अभी बगावत शुरू कर दें और इस बाग ताबीज का भी इस्तेमाल करें तो कामयाबी की कितनी गुंजाइश है? इस मोड़ पर आकर भी वो अब भी बगावत के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन गुओ शू ने फिर भी सब्र से जवाब दिया, 1% भी नहीं सम्राट। जब उन्होंने देश की इतनी कीमती चीज बाग ताबीज जैसी अहम चीज आपको दे दी है तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। हो सकता है कि महाराज की सारी शक्तियां पहले ही छीन ली गई हों। जैसे ही गुओ शू कुछ और कहने वाला था,
महल का प्रबंधक तेजी से अंदर भागा। राजा झेनशी मुड़े और उस प्रबंधक को घूरकर देखने लगे। ऐसी क्या बात है जो तुम इतने घबराए हुए हो? प्रबंधक ने कांपती हुई आवाज में कहा। महल के दरवाजे पर शाही दूत आए हैं। इस वक्त वो मनहूस हिजड़ा यहाँ क्या करने आया है? लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि बहुत जल्द ही वो शाही दूत एक शाही फरमान लेकर उसके सामने आ गया। और जब उसने शाही फरमान सुना तो वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। 50 वरिष्ठ दरबारी मंत्री उसकी जागीर में आ रहे थे, जिनकी नियुक्ति उसे करनी थी। सम्राट का आखिर मतलब क्या है? पहले बाग ताबीज और अब ये वरिष्ठ मंत्री। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा गोशू ने अंदाजा लगाया था वैसा ही हो? ये सोचकर उसे लगा जैसे उसने कुछ खो दिया हो। वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। इस समय जी मिंग कड़वाहट भरे चेहरे के साथ जमीन पर बेबस बैठा था। तो क्या मैं जो कुछ भी कर रहा था वो सब सम्राट की नजरों में था? इतना कहकर वो खड़ा हुआ और पीछे की तरफ हाथ हिलाया। जाओ और उन सभी सैनिकों को वापस भेज दो। आखिरकार ये सब बस एक सपना ही तो था। अगले दिन सुबह की सभा में तुम कुछ खाली खाली से लग रहे ताइजी हॉल को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। आखिरकार दरबार में सिर्फ भ्रष्ट मंत्री ही बचे थे। इसके बाद तुम बड़े आराम से अपने सिंहासन पर लेट गए। अगर पहले कभी तुमने इस तरह बैठने की जरूरत की होती तो किसी ने जरूर तुम्हारी आलोचना की होती, लेकिन इस बार किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। पर उन्हें क्या पता था कि मंत्री तो ये सोच रहे थे कि तुम भ्रष्ट मंत्रियों को सफलतापूर्वक भगाने की वजह से बहुत खुश हो, इसीलिए इस तरह की मुद्रा में हो। पास में खड़े हिजड़े शू ने ये देखा और धीरे से 2 बार खांसा। किसी को कुछ अर्ज करना है तो करे, वरना सभा समाप्त की जाती है। अगले ही पल शांत दरबार में अचानक हंगामा मच गया। मंत्री एक साथ बोलने लगे। मेरे पास अर्ज करने के लिए कुछ है। ये देखकर तुम्हारे होठों पर मुस्कान आ गई। शायद इन लोगों ने देख लिया था कि सारे वफादार मंत्री यहाँ से जा चुके हैं और अब वो भ्रष्टाचार करने के लिए उतावले हो रहे थे। तो तुमने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और कहा, मेरे प्यारे मंत्रियों, जल्दी मत करो, एक एक करके बोलो, मैं तुम सबकी बात मानूंगा। तुम्हारे इतना कहते ही शोरगुल भरी आवाजें शांत और व्यवस्थित हो गईं। बस ये लोग एक ही बात कह रहे थे कि जिन अधिकारियों का तबादला हुआ था वे हंगामा कर रहे थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती दबा दिया गया था। ये सुनकर तुम मन ही मन बहुत खुश हुए। गद्दार अधिकारियों का हंगामा दबा दिया गया, ये तो अच्छी बात है। तो तुमने सीधे हाथ हिलाकर वहां मौजूद सभी अधिकारियों का वेतन 2 गुना कर दिया। ठीक उसी समय महल के बाहर की घंटी अचानक बज उठी और उसके तुरंत बाद महल के बाहर से 800 मील दूर से आए एक जरूरी संदेश की तेज आवाज आई। इस समय सभी अधिकारियों और तुम्हारे मन में एक ही ख्याल आया, क्या पूर्वी अभियान का नतीजा आ गया है? अधिकारियों की बेचैनी के विपरीत तुम्हारी आंखें चमक उठी। सबसे जरूरी हिस्सा आ गया था। बस पूर्वी अभियान वाली सेना हार जाए और फिर मेरे बड़े भाई पश्चिम के राजकुमार मौके का फायदा उठाकर विद्रोह कर देंगे। उस समय यह महान तांग साम्राज्य निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा और मैं भी ब्लू स्टार पर वापस जाकर एक अमीर बाप की औलाद बना रह सकूंगा। ये सोचते ही तुम जोर से चिल्लाए, जल्दी से दूत को हाजिर करो। थोड़ी ही देर में सीमा से आया दूत खुश होकर ताइजी हॉल में दाखिल हुआ। महाराज, बधाई हो। ये सुनकर तुम्हारा दिल बैठ गया। हम तो जंग हारने वाले थे, फिर यह बधाई किस बात की? लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। अभी तुरंत युद्ध की रिपोर्ट पढ़कर सुनाओ। तो दूत ने युद्ध की रिपोर्ट उठाई और उत्साह से पढ़ने लगा। आपका सेवक हान यू। महाराज के आदेश पर मैंने खुद 1 लाख सैनिकों की सेना के साथ पूर्वी ही देश पर चढ़ाई की। इस युद्ध का कारण ये था कि पूर्वी ही देश का दूत ताइजी हॉल में पहले बायां पैर रखकर दाखिल हुआ था, जिससे महाराज का अपमान हुआ। ये सुनकर दरबार के सभी सैन्य और नागरिक अधिकारियों के मुंह बन गए। सिर्फ इसलिए क्योंकि तांग साम्राज्य में दाहिने को सम्मान दिया जाता है, वे सब इन दिनों पहले दाहिना पैर रखकर ही हॉल में घुसते थे, इस डर से कि कहीं सम्राट उन्हें किसी बहाने से पकड़कर सजा न दे दे। इसके बाद दूत ने युद्ध का कुछ और ब्यौरा पढ़ा। आपका सेवक हान यू खुशकिस्मत था कि उसे महाराज की योजना का साथ मिला, जिससे बिना एक भी सैनिक खोए हमने पूर्वी ही देश के सीमावर्ती शहर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद हमने लगातार 15 और शहर जीते और अब हमारी सेना उनकी राजधानी के बाहर खड़ी है। मैं ये रिपोर्ट महाराज से आगे के निर्देश मांगने के लिए भेज रहा हूँ। युद्ध की रिपोर्ट खत्म होते ही पूरे ताइजी हॉल में शोरगुल मच गया। सभी अधिकारी महाराज की बुद्धिमानी और पराक्रम की तारीफ करने लगे। वहीं तुम्हें अपने पूरे शरीर में एक सिहरन महसूस हुई। नहीं, क्या ये पूर्वी सेना सच में जंग जीत सकती है? और यह पूर्वी ही देश, कहीं वे सबके सब जंगली तो नहीं हैं, जो ऐसे निकम्मे लोगों की टोली से हारकर उन्हें अपनी राजधानी तक आने दिया? नहीं, अभी यह सब सोचने का समय नहीं है। इस पूर्वी अभियान में दुश्मन के 15 शहर जीत लिए हैं।
अगले हफ्ते राष्ट्रीय शक्ति की जांच में सूचकांक जरूर आसमान छू लेगा। मुझे इसे होने से रोकने का कोई तरीका सोचना होगा। अचानक तुम्हें एक विचार सूझा। सीधे सेना को वापस लौटने का आदेश दे दो और फिर सभी शहर छोड़ दो, बस काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम यह आदेश सुनाने वाले थे, सिस्टम से एक कान फाड़ देने वाली चेतावनी की आवाज आई। ये कार्यवाही देश को बर्बाद करने की एक अवैध कोशिश है और इसका राष्ट्रीय शक्ति के मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम एकदम चौंक गए। अवैध रूप से देश को बर्बाद करना जैसी भी कोई चीज होती है क्या? तो तुम फिर से गहरी सोच में पड़ गए। दूसरी ओर अधिकारी अपनी खुशी के बाद उनके दिलों में एक डर सा बैठ गया। उन्होंने तो पहले इस पूर्वी अभियान को बिल्कुल भी कामयाब नहीं माना था। एक आम सैनिक को सेनापति बनाया गया था, वे कैसे जीत सकते थे? लेकिन सच्चाई ये थी कि पूर्वी सेना पूर्वी ये देश की राजधानी तक पहुंच चुकी थी। अगर वे लड़ना जारी रखते हैं तो क्या वे पूरे पूर्वी ये देश को ही निगल जाएंगे? जैसे ही अधिकारी पूर्वी ये देश के घुटने टेकने के सपने देख रहे थे, तुमने अचानक नीचे की ओर हाथ हिलाकर कहा, कोई है, हमारा शाही हुक्म सुनाओ। हान यू को हुक्म दो कि वो पूर्वी ये देश की राजधानी पर आगे हमला न करे। युद्ध के बाद के सारे मामले प्रधानमंत्री को सौंप दिए जाएंगे। तुम्हारी बात खत्म होते ही सभी मंत्री उलझन में तुम्हारी तरफ देखने लगे। उनमें से एक ने हैरानी से पूछा, महाराज, मैं पूछने की हिम्मत करता हूँ कि ऐसा क्यों? अगर हम अभी हमला जारी रखते हैं तो पूर्वी ये देश का विनाश लगभग तय है। पर आपने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस आप महल के बाहर देखते रहे और एक लंबी सांस ली। पहले तो वजीर भी नहीं समझ पाए कि आप सेना को वापस क्यों बुलाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने आपके चेहरे पर दुख का भाव देखा तो वो तुरंत सब कुछ समझ गए। इसके बाद वजीर आगे आए, हाथ जोड़कर बोले, मैं महाराज के शाही आदेश का सम्मानपूर्वक पालन करता हूँ। ये सुनते ही कई मंत्री हैरान होकर वजीर को देखने लगे, लेकिन वजीर ने उनकी तरफ सिर हिलाकर ना में इशारा किया, जिसका मतलब था कि वापस जाकर बात करेंगे। इसके बाद आपने दरबार खत्म होने की घोषणा कर दी। बाद में ताइजी हॉल के बाहर सभी मंत्री वजीर के चारों ओर इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे और पूछने लगे कि उन्होंने महाराज का समर्थन क्यों किया। वजीर ने एक आह भरी और कहा, महाराज सच में एक महान अभिनेता हैं। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं, जब दरबार शुरू हुआ था तो महाराज लगातार मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जीत की खुशखबरी सुनने के बाद वो गहरी चिंता में डूब गए। ये सुनकर कई मंत्रियों ने सिर हिलाया। इसीलिए मैंने कहा, महाराज एक अभिनेता हैं। महाराज पूर्वी अभियान को लेकर हमेशा से ही चिंतित रहे हैं, लेकिन आप सबके सामने उन्हें खुश दिखने का नाटक करना पड़ा। अब जब पूर्वी अभियान में जीत हासिल हो गई है तो महाराज खुद पर काबू नहीं रख पाए और उनका असली चेहरा सामने आ गया। और तुम लोग तो पहले पूर्वी अभियान के मामले को लेकर महाराज पर दबाव डाल रहे थे। ये कहते हुए वजीर ने प्रशंसा भरी नजरों से महल की ओर देखा। महाराज हमेशा एक कदम चलने से पहले 100 कदम आगे का सोचते हैं। उनके हर फैसले का एक गहरा मतलब होता है। इतना कहकर वजीर बड़े बड़े कदमों से वहाँ से चले गए और मंत्रियों ने जब वजीर की बात सुनी तो उन सभी के दिलों में एक अजीब सा अपराध बोध पैदा हो गया। पूर्वी अभियान की शुरुआत से ही वे मंत्री महाराज के फैसले पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें तो छोड़िए, पूरी दुनिया में भला ऐसे कितने लोग थे जिन्हें यकीन था कि यह पूर्वी अभियान जीता जा सकता है। महाराज इतने बड़े दबाव का सामना कर रहे थे, फिर भी हमारा मुस्कुराकर स्वागत करते थे। हमें तो मर जाना चाहिए। तभी एक मंत्री से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा, चलो महाराज के पास चलकर माफी मांगते हैं। ये सुनकर दूसरे मंत्री ने सिर हिलाया और आह भरी। अभी महाराज के पास माफी मांगने जाने से बेहतर है कि हम देश पर शासन करने में महाराज की और भी ज्यादा मेहनत से मदद करें और महान तान को दुनिया का नंबर 1 साम्राज्य बनाएं। फिर 2.5 दिन और बीत गए। पूर्वी ये देश में मौजूद हान यू को 2 सूचनाएं मिली। एक सम्राट का शाही फरमान था और दूसरा वजीर का भेजा हुआ एक खत था। जब हान यू ने दोनों को पढ़ लिया तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वजीर को इस बात की चिंता थी कि कहीं वो आदेश की अवहेलना न कर दे, इसलिए उन्होंने उसे समझाने के लिए खास तौर पर एक निजी पत्र लिखा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब महाराज का ही दिया हुआ है, तो मैं भला उनके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद हान यू ने खत को अपने सामने मेज पर रख दिया। लड़ाई जारी रखने से वाकई पूर्वी ये देश को तबाह किया जा सकता था, लेकिन इससे महान तान की राष्ट्रीय शक्ति भी पूरी तरह से पंगु हो जाएगी। अभी पूर्वी अभियान की सेना बाहर है और हर दिन भारी मात्रा में संसाधनों की खपत हो रही है। ऐसा लगता है कि महाराज भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने सेना को वापस बुलाने का आदेश दिया। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो सम्राट का निर्णायक स्वभाव था। हाँ, ये सच है कि लड़ाई जारी रखने में बहुत नुकसान होगा, लेकिन एक बार पूर्वी ये देश का सफाया हो गया
तो यह उपलब्धि पिछले सभी सम्राटों से बढ़कर होगी और इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। लेकिन महाराज ने इस मौके पर पीछे हटने का फैसला किया, सिर्फ इसलिए ताकि महान तांग के लोगों का जीवन और भी मुश्किल न हो जाए। ये सोचकर हान यू ने महान तांग की दिशा में मुड़कर गहरा सम्मान प्रकट किया। महाराज सचमुच एक नेक और धर्मी शासक हैं। इसके बाद उन्होंने पूरी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया।